Assalamu alaikum, respected students. Today the topic of our discussion will be organometallic compounds. ठीक है जी। इसके नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि भाई ऑर्गेनो मतलब कार्बन से लिंक्ड है और मेटल मतलब कार्बन और मेटल का बॉन्ड है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन या इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं कि सच कंपाउंड्स इन विच देयर इज कार्बन मेटल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन ने बॉन्ड किया हुआ है किसी न किसी मेटल के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है। तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन में हम ये पॉइंट लिखेंगे कि हम लोग इसको एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट जनरल फार्मूला इज आइदर आर एम और ए आर एम। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई इसका एक तो पार्ट होता है ना, लाइक मेटेलिक पार्ट। ठीक है, तो अब वो मेटेलिक पार्ट जो है वो फर्दर किस किस चीज़ से कंसिस्ट करता है। एक होता है जी अल्काइल पार्ट। तो अल्काइल पार्ट क्या हो सकता है, ठीक है। अब अल्काइल पार्ट के लिए आप लिखोगे कि अल्काइल पार्ट या तो ये प्योर अल्काइल है खुद, ठीक है, या इसकी जगह आप एराइल भी ले सकते हो। जब एराइल लोगो तो ए आर से रिप्रेजेंट करोगे, इसकी जगह आप विनाइल भी ले सकते हो। ठीक है जी, ये बातें आपको पता हो, ये मैंने सब प्रोविंसेस से कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओल्ड एडिशन ऑफ एफ टी बी एंड के पी के टेक्स्ट बुक, ये इस टॉपिक के लिए बेस्ट सोर्सेज हैं। ठीक है जी, और बाकी बुक से भी मैंने कंसल्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर अल्काइल, एराइल या विनाइल ये तीनों हो सकते हैं। अब मेटल क्या क्या हो सकता है, ठीक है, मेटल भी देख लेते हैं ना। मेटल कैन बी आइदर मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है भाई, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। देन और मेटल क्या हो सकता है, लिथियम। और मेटल क्या हो सकता है भाई, लेड। और मेटल क्या हो सकता है, जिंक एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि मेटल्स भी कौन कौन से हो सकते हैं। सही है जी, तो चलें जी, अब हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी सीख ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ, एंड दैट इज़ कि इनकी नेचर क्या होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की नेचर क्या होती है। ठीक है जी, अब नेचर में आप ये लिखोगे कि देखो जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हो आर एम, ठीक है, अगर, तो अब इसको आप एक्सपेंड करो, आप ये देखो कि ये जो एम है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ मेटल। और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स क्या होते हैं भाई, इतना तो पता होना चाहिए ना, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव ही आएगा। अब जो ये अल्काइल है, ठीक है, अब जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है तो अल्काइल जो है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जब अल्काइल को मेटल के साथ कंपेयर करके बात करोगे तो क्या होगा, अल्काइल, अल्काइल विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। अब इससे हमें पता चला कि जो अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें इस अल्काइल के ऊपर क्या चार्ज आ रहा होता है, पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हम लोग ये जो है बेसिकली एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो अल्काइल है दैट हैज़ बिकम न्यूक्लियोफिलिक। अब हम फिलहाल जो है वो अल्काइल के हिसाब से इस चीज़ को डील कर रहे हैं। ठीक है, दिस अल्काइल हैज़ बिकम न्यूक्लियोफिलिक। अब ये न्यूक्लियोफिलिक बन गया है तो ये क्या करेगा, जो इसके रिएक्शंस होंगे उसमें ये होगा कि ये जाकर किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, कि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। सही है, एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में सबसे पहले हम लोग लेंगे जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता क्या है भाई, ये जो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें हम लोग इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज़ बेसिकली अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, बुक्स में ये इसकी डेफिनेशन है। और इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बड़ा ही डिटेल में पढ़ेंगे भी।
नेक्स्ट हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं एंड दैट एग्जांपल विल बी रिगार्डिंग मिथाइल कोबैलामीन। ठीक है, मिथाइल कोबैलामीन। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखो कि ये विटामिन B12 से लिंक्ड है। ठीक है, जो विटामिन B12 होता है ना, उसकी एक फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल कोबैलामिन। ठीक है, और इसके अंदर जो मेटल एटम होता है दैट इज कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट इज द मेटल इन्वॉल्व्ड इन दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी, एंड दैट इज डाईमिथाइल जिंक। डाईमिथाइल जिंक, इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये होता है कि इसको हम लोग एज एन इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। ठीक है, डाईमिथाइल जिंक को हम लोग यूज करते हैं एज इंसेक्टिसाइड। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह लिख सकते हो कि ये जिंक है, दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डाईमिथाइल जिंक। जिंक इज बाइवेलेंट ना, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। द नेक्स्ट एग्जांपल इज टेट्रा इथाइल लेड। TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं एज एंटी नॉकिंग एजेंट। किसके तौर पे यूज करते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह टेट्रामिथाइल लेड भी होता है। ठीक है, और इसका फार्मूला इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने टेट्रामिथाइल लेड बनाना हो TML, तो वो किस तरह बनाओगे, CH4 और होल की पावर 4, तो ये यहाँ पर आएगा CH3। ठीक है जी, टेट्रामिथाइल लेड। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ ली कि भाई इसकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं जिनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के तौर पर क्लासीफाई कर सकते हैं। चलो जी, अब हम तो चलने लगे हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, एंड दैट टॉपिक इज व्हाट, दैट टॉपिक इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, जिसकी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस अभी हम स्टडी करेंगे। चलो जी, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने डिफाइन ऊपर किया था, दैट वाज या तो वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड है। ठीक है, तो अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डेफिनेशन तो कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलने लगे हैं इसकी डिस्कवरी की तरफ। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवरी। दिस कंपाउंड वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। विक्टर ग्रिग्नार्ड, एंड द ईयर वाज बेसिकली 1912। अच्छा, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कुछ कि भाई आप ऐसा करो कि अल्काइल ग्रुप प्लस मैग्नीशियम प्लस हेलोजन, ये बेसिकली इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अल्काइल ही लो, आप यहाँ पर एराइल भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रेपरेशन को डिस्कस करने लगे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी प्रेपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है जी, प्रेपरेशन। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला था, वो ये है कि अब मैग्नीशियम इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिस वजह से जो अल्काइल है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर एक बात आपने जो मेन याद रखनी है रिएक्टिविटी के लिहाज से, दैट इज़ कि जो अल्काइल है दैट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बीइंग पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बात आपने याद रखनी है। चलो जी, अब हम लोग चलते जी, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब प्रिपरेशन में सबसे पहली बात यह है कि जो इसका प्रिपरेशन करने का मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज रिफ्लक्स मेथड। ठीक है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज रिफ्लक्स मेथड।
अब मेरी बात सुनो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला याद करो, दैट वाज RmgX। ठीक है, सबसे पहले आपने पता है क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ये करना होता है कि R और X को कंबाइन करना होता है, मेटल के साथ बाद में रिएक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले R और X को कंबाइन करो। अब R और X को कंबाइन कैसे करोगे, भला R X कंबाइन कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे कि सबसे पहले एक ले लोगे जी अल्केन। ठीक है, अल्केन को आप हेलोजिनेट करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको? अल्काइल हैलाइड। अब RX आपको मिल गया। ठीक है जी, अब आपने करना ये है कि इस अल्काइल हैलाइड को आपने ट्रीट करवाना है विद मेटल, और मेटल कौन सा? मैग्नीशियम, क्योंकि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवा रहे हैं। ठीक है, अब Mg है, Mg इज बायवेलेंट, तो अब मैग्नीशियम के साथ जब आप इसको ट्रीट करवाओगे, ठीक है, तो आप सॉल्वेंट यूज़ करोगे। अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या यूज़ होगा, अभी हम डील करते हैं जी। सॉल्वेंट यूज़ करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी RmgX। ठीक है, RM। अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं जी। पहली बात ये है कि जो है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट अगर तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए अल्काइल यूज़ किया, क्या यूज़ किया? अल्काइल, फिर तो दैट सॉल्वेंट विल बी ड्राई ईथर। ठीक है, ईथर में से भी आप जो एग्जांपल आमतौर पे यूज़ कर रहे होते हो, दैट इज़ डाई इथाइल ईथर। ठीक है, डाई इथाइल ईथर। अच्छा, अब दूसरी बात वो ये है कि अगर आपने अल्काइल नहीं एराइल यूज़ किया, एराइल हैलाइड को ट्रीट करवा रहे हो अगर आप मैग्नीशियम के साथ, तो फिर आप सॉल्वेंट क्या यूज़ करोगे? फिर आप यूज़ करोगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, ये तब यूज़ होता है जब आप एराइल कंपाउंड्स ले रहे होते हो। ठीक है जी, तो ये बेसिकली कुछ कंडीशंस थी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये है कि यहाँ पर ड्राई कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, ड्राई कंडीशंस, यानी ड्राई में एक चीज़ ये आती है, नो मॉइस्चर। एक चीज़ क्या आती है? नो मॉइस्चर। दूसरी चीज़ क्या आती है जी? नो CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन भी ना हो। तीसरी चीज़ ये आती है कि इवन इसमें अल्कोहल भी ना हो, नो अल्कोहल। ये तीन चीज़ें हों तो तब हम लोग एक कंडीशन को परफेक्टली ड्राई बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? जो अल्काइल का साइज़ है, ठीक है, अल्काइल साइड चेन का जो साइज़ है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ईज ऑफ फॉर्मेशन कम होगी। ठीक है, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। क्या मतलब? कि फॉर एग्जांपल ये जो अल्काइल हैलाइड है, इसमें अल्काइल का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन। समझ आई? यानी ये जो अल्काइल है ना, ये बल्कि नहीं होना चाहिए, वरना मैग्नीशियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। सही है, नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि नेचर ऑफ हेलोजन एटम, कि हेलोजन एटम की नेचर पे क्या जो है वो बेसिकली इफेक्ट आता है। अब उसमें ये है हेलोजन, देखो, अब हेलोजन में जो ऑर्डर है वो ये है कि जो आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन आएगा जी ब्रोमीन, देन आएगा जी क्लोरीन, और देन आएगा जी फ्लोरीन। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर अल्काइल में आपने आयोडाइड लिया है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो कि हम लोग अल्काइल हैलाइड में पढ़ भी चुके हैं। देन अल्काइल का ब्रोमाइड, देन अल्काइल का क्लोराइड, और देन अल्काइल का फ्लोराइड। ठीक है, और ये बात समझ भी आती है। अगर अल्काइल का आयोडाइड आप लोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन आसान हो जाएगी, ईजी हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, अब अल्काइल की जो साइड चेन का जो साइज़ है वो ज़्यादा होने से तो ईज़ ऑफ फॉर्मेशन कम हो रही थी, और हैलोजन का साइज़ ज़्यादा होने से ईज़ ऑफ फॉर्मेशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अल्काइल का आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब कुछ यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ तो यूजेस हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, और कुछ यूजेस यहाँ पर एक साइड बॉक्स में लिखे हुए थे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में यूजेस। ठीक है, तो पहला यूज़ तो आपने ये याद रखना है कि ये आप जो है वो कैंसर के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप इसे HIV के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, और TB यानी ट्यूबरक्लोसिस के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हो।
और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो ये है कि इसको आप एमआरआई में भी यूज़ करते हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में भी इसको कंट्रास्टिंग एजेंट के तौर पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिटेल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है क्योंकि इतना ही बुक में गिवन है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात की तरफ अब हम चलते हैं। चलें जी, अब हम लोग जो है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करने लगे। किस चीज़ को? रिएक्टिविटी को। तो सबसे पहली बात आ जाती है इसमें नेचर ऑफ रिएक्शन। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शंस हैं उनकी नेचर क्या है? नेचर इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, और ये बात पीटीबी में गिवन है, तो आपने याद रखना है कि नेचर जो है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस की एक्सोथर्मिक है। सही है। नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड टाइप, और वो ये है कि कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है दैट इज़ हाईली पोलर। ठीक है, हाईली पोलर बॉन्ड। नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं जी, और वो ये है कि टाइप ऑफ रिएक्शंस, कि ये किस टाइप के रिएक्शंस देते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स। ये देते हैं आपको एक तो, अब आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि इसके अंदर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में अल्काइल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है और वही मेन जो आपके पास रिएक्टिंग सेंटर है वो अल्काइल है। तो इसका मतलब या तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देंगे, या तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आई होप आपको अब ये बात समझ आ गई होगी रिएक्टिविटी के बारे में। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने वाली हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि हम लोग जो हैलोजेंस हैं उसमें प्रेफर किसको करते हैं? ब्रोमीन इज़ प्रेफर्ड। ठीक है, और इसकी एक रीज़न ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव। दूसरी रीज़न ये है कि इट इज़ लेस टॉक्सिक। ठीक है, किस से कंपेयर कर रहे हैं? बेसिकली हम इसे कंपेयर कर रहे हैं आयोडीन से। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने यही पढ़ा है ना कि ये जो आयोडीन है इसकी तो रिएक्टिविटी ब्रोमीन से भी ज़्यादा है अगर आपने ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाना है, लेकिन आप ब्रोमीन को प्रेफर क्यों करते हो ओवर आयोडीन? तो वो ये रीज़न है कि ये लेस एक्सपेंसिव है और प्लस ये लेस टॉक्सिक है। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब बन जाता है, जब प्रिपेयर आप कर लेते हो, ठीक है, ये आपने जो है वो प्रिपेयर कर लिया एक अदद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ये बेसिकली ईथर के साथ कम्बिनेशन में पाया जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि इसको ईथर से ऐसे निकालो कि ईथर आइसोलेट कर लो और इसको बिल्कुल आइसोलेट करके निकाल लो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो वी रिमूव इट इन द फॉर्म ऑफ इथेरियल सोल्यूशन। ठीक है, along with इथेरियल सॉल्यूशन। ये बात आपने याद रखी। अब बात ये आती है कि भाई ये जो है ईथर, ठीक है, आपने बोला कि भाई इथेरियल सॉल्यूशन के साथ इसको निकाल दो, तो इथेरियल सॉल्यूशन का बेसिकली आपको फ़ायदा क्या है? इसके अंदर मैकेनिज्म क्या चल रहा होता है? इसमें होता ये है बेसिकली कि जब ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो जाता है ना, तो इसको हम लोग करते हैं क्रिस्टलाइज, कूल करते हैं। ठीक है, कूल, और कूल होने से क्या हो जाता है? ये क्रिस्टलाइज हो जाता है मिक्सचर, और जब मिक्सचर क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है, तो बेसिकली ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है? डाई इथरेट फॉर्म। ठीक है, डाई इथरेट फॉर्म। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने ईथर लिया है दैट वाज विच वन? दैट वाज डाई इथाइल ईथर। इसलिए अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर डाई इथाइल ईथर लिया है तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के बाद डाई इथरेट फॉर्म ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो भाई इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, मैं आपको ना स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। ये है जी आर, ठीक है, आर ने मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, और मैग्नीशियम ने किसके साथ बनाया हुआ है? हैलोजन के साथ, आर एम जी एक्स। ये हो गया। अब मैग्नीशियम जो है उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में ये जो ऑक्सीजन है ना ईथर का, वो अपना एक लोन पेयर डोनेट कर देता है। ऑक्सीजन क्या कर देता है? लोन पेयर डोनेट, और ये इसके आगे C2H5, ये इसके आगे C2H5। ठीक है, ये क्या था बेसिकली? यहाँ से देखो गौर से, ये था डाई इथाइल ईथर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके बनाओ जिस तरह बुक में बनाया हुआ है, तो वो ऐसे होगा कि
C2H5 इसकी पावर 2, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह इसी एंगल पर एक और मॉलिक्यूल आता है जी ईथर का, और वो भी उसका ऑक्सीजन यहाँ पर ये काम कर रहा होता है डेटिव बॉन्ड का, और यहाँ पर C2H5 और इसकी पावर 2। अब ये बेसिकली वो फॉर्म है जिसको वो बुक में मेंशन कर रहा था एज डाई इथेरेट फॉर्म। और ये कब बनती है? ये जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हो और सॉल्वेंट में आप ले रहे होते हो ड्राई ईथर, तो फिर आपको ये वाली फॉर्म मिल रही होती है। और आप बेसिकली करते ये हो कि जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मिलता है तो आप इसको क्या कर लेते हो, कूल करके क्रिस्टलाइज, और जैसे ही क्रिस्टलाइज आउट होता है तो आपको क्या मिल जाती है, इसकी डाई इथेरेट फॉर्म। और ये इसकी डाई इथेरेट फॉर्म है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू बनी है? ये बनी है जी द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन के थ्रू। अब हम लोग थोड़ा सा मजीद डिटेल देखते हैं कि रिफ्लक्स मेथड जो है वो कितने स्टेप्स में कैरी आउट होता है। ये ना 2 स्टेप्स में कैरी आउट होता है, ठीक है। जो इसका पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप, उसमें ये होता है कि आपको मैंने बोला था ना अल्काइल हैलाइड यूज़ करना है, तो अल्काइल हैलाइड आ गया, प्लस मैग्नीशियम मेटल यूज़ करना है, ये मैग्नीशियम आ गया। अब मैग्नीशियम के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे से, ठीक है, जबकि यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का ये बॉन्ड बना हुआ है। अब ये होता है कि अब अगर आप इसको मजीद एक्सपेंड करो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, होता ये है कि यहाँ पर होती है होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। इस तरह की जितनी बातें हैं ना क्लीवेज वाली, वो बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे कोई ये एमसीक्यू पूछ लेता है कि द क्लीवेज इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिफ्लक्स मेथड इज, तो आपको पता हो कि यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हुई है, ठीक है। ये मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ से हेलोजन का एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। और अल्काइल जो है वो अपना रेडिकल बना लेता है। अब होता ये है कि ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ, ठीक है, और ये अल्काइल का बन गया जी एक अदद रेडिकल, प्लस MgX अब मिल गया है, और ये मैग्नीशियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ किया बॉन्ड में। तो ये बेसिकली रिएक्शन हुआ है पहला, ठीक है। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। स्टेप 2, स्टेप 2 में ये होता है कि यही R आता है यहाँ से और प्लस MgX आता है यहाँ से, ठीक है। Mg के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब यही होता है कि यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंट्रीब्यूट करता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंट्रीब्यूट करता है। अब होता ये है कि जब ये रिएक्शन होगा, ठीक है, प्रोसीड, तो आपको मिलेगा एक अदद RMgX। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है कि 2 स्टेप्स में क्यों हुआ। बेसिकली मसला पता क्या था? मसला ये था कि ये RX था ना, RX। अब अल्काइल हैलाइड है ये, और मैग्नीशियम के साथ ऐसे जुड़ना है कि मैग्नीशियम के साथ एक अलग बॉन्ड R ने बनाना था, एक अलग बॉन्ड X ने बनाना था। अब जब तक ये बॉन्ड टूटता नहीं तो तब तक कैसे मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनता? इसीलिए पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटा और इसमें से कोई एक ही चीज़ आ सकती थी पहले स्टेप में मैग्नीशियम के साथ, और वो क्या चीज़ आई? हैलोजन आया पहले, ठीक है। अब हैलोजन ने आके तो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन कर लिया। अब हैलोजन के कम्बिनेशन के बाद दोनों रेडिकल्स बन चुके थे, और रेडिकल्स जो है वो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो है वो इसने रिएक्ट करके क्या बना दिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।